पूरा जो है कंजर्वेशन मोमेंटम, जिसमें इलास्टिक एंड इनइलास्टिक रीजन सब पूरा एक ही पढ़ेगा। मोमेंटम में हम लोग आते हैं लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम में जो है फार्मूला P इक्वल तो मैथमेटिकल डेफिनेशन सीधा है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। कोई बॉडी मूविंग बॉडी है जिसमें वेलोसिटी है, जिसका मास है, उसमें आपको लीनियर मोमेंटम मिलेगा। वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो मोमेंटम भी क्या हो गया, वेक्टर हो गया। इसकी यूनिट ये हो जाएगी किलोग्राम, एक और यूनिट बताया था न्यूटन सेकेंड, बोलिए, या ग्राम डाइन सेकेंड, ये हो गया किसमें, सीजीएस में हो गया। ये जो यूनिट आई है आई इज इक्वल टू डेल्टा पी से, इम्पल्स की यूनिट होती है, और आई इज इक्वल टू डेल्टा पी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहलाती है। वेक्टर क्वांटिटी है तो पैरेललोग्राम को फॉलो करेगा ये, P1 स्क्वायर प्लस ठीक। दूसरा कर्व इसमें आ जाते हैं हम लोग। चलिए बताइए, मास में मोमेंटम में कर्व कैसा होगा, P प्रोपोर्शनल टू M है, तो क्या होगा, मास एंड वेलोसिटी कर्व कैसा होगा, क्योंकि यहां से M यूनिवर्सली क्या हो जाएगा, और P और M में कर्व कैसा होगा, P एंड B में ये भी कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, P प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, B हो गया। अब आते हम लोग जो है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और इसकी जगह आप लिख सकते हैं, बोलिए क्या लिख सकते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल गया है, बहुत क्वेश्चन आए हैं इस पर, या P स्क्वायर अपॉन अब की भी जो है आईटीएम क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सिंपल सा है कि मास और रिलेशन कुल रेशियो पूछ लिया गया है, और एक परसेंटेज का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आए इस पर। तो एक चीज़ तो हम ये समझेंगे, जैसे कोई पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हुआ, ठीक। इसका मतलब वेलोसिटी नहीं तो ना मोमेंटम है ना काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरह से भैया बचा के इसी तरह से क्या है, वेलोसिटी है तो मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी नहीं तो ना मोमेंटम ना काइनेटिक। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी है तो मोमेंटम है, मतलब एक दूजे के, मोमेंटम नहीं तो काइनेटिक एनर्जी नहीं, और काइनेटिक एनर्जी नहीं तो मोमेंटम नहीं, क्योंकि दोनों में एक टर्म आ रहा है वेलोसिटी। इसका मतलब हो गया कि काइनेटिक एनर्जी नॉट पॉसिबल विदाउट मोमेंटम एंड मोमेंटम नॉट पॉसिबल विदाउट काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें हम लोग कर्व जरा प्लॉट कर लेते हैं। तो इसमें कर्व प्लॉट करोगे, काइनेटिक एनर्जी में एंड मोमेंटम में कैसा कर्व होगा बताइए। अब P स्क्वायर है, पैराबोलिक होगा, किधर का डायरेक्शन जाएगा, लीनियर की ओर जाएगा।
चलिए, काइनेटिक एनर्जी में और m में क्या रिलेशन हो जाएगा? यहां पर p क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अब बताइए p और m में कर्व कैसा होगा? अबे p स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या है? पैराबोलिक डायरेक्शन, m की ओर जाएगा। क्लियर हो गया सबको? तो ये कर्व हो गए। इस पर अभी हम लोग क्वेश्चन काफ़ी करेंगे, बहुत आ रहे हैं। ठीक, अब हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बता चुके हैं हम आपको, F इज इक्वल टू क्या होता है? dp बाई, और इसमें हमने आपको बताया था कि इफ़ F इज इक्वल टू 0, फोर्स 0 हो, तो dp की वैल्यू भी क्या होगी? और dp को आप लिख सकते हो p फाइनल माइनस p, तो यहाँ से आ गया p फाइनल इज इक्वल टू, तो हम ये कहेंगे कि p क्या है? कांस्टेंट, मतलब कंजर्व हो गया। तो क्या मतलब हो गया? कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड ऑन पार्टिकल देन लीनियर मोमेंटम विल कंजर्व। ठीक, तो कंजर्वेशन के लिए जरूरी है कि इस पर कोई फोर्स काम ना करे। अब जो है कुछ पॉइंट समझिए ध्यान से। पहली चीज़ अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि लीनियर मोमेंटम जो होता है, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक हो, सभी में कंजर्व होगा। और काइनेटिक एनर्जी केवल इलास्टिक में कंजर्व होगी, इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं होगी। अब ये क्या होते हैं इलास्टिक, अभी आगे बताएंगे हम आपको, पहले एक सो निपटा लेते हैं। दूसरा चीज़ है रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? जहां ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हम बता चुके हैं आपको। तो लीनियर मोमेंटम डिपेंड करेगा रेफरेंस फ्रेम। कैसे डिपेंड करेगा? कि जैसे आप किसी को स्टेशन छोड़ने गए हैं और ट्रेन से वो जा रहा है, तो आपकी नज़रों में क्या है? जा रहा है, उसका मोमेंटम mv हो गया, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हो गई। लेकिन आप खुद ही उसके अंदर बैठ गए जाके डिब्बे में, ट्रेन में, तो आपकी नज़र में सब क्या है? बैठे हुए हैं। यही तो कहते हो ना, खिसक के बैठो। ये नहीं कहते हो खिसक के चलो, खिसक के बैठो और खिसको उधर। इसका मतलब आपकी नज़र में सब क्या है? बैठे हुए हैं। अब सबका वेलोसिटी आपकी नज़र में क्या हो गया? 0 हो गया। तो सबका मोमेंटम क्या हुआ? 0 हो गया। सबका काइनेटिक एनर्जी भी क्या हुई? 0 हो गई। इसका मतलब हो गया कि देखने के अंदाज से, देखने के तरीके से बातें बदल रही हैं। स्टेशन देख रहे हैं तो कुछ और बात आ रही है, ट्रेन के अंदर जा रहे हैं कुछ और बात आ रही है। तो ये क्लियर हो गया कि लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। दोनों ही रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करते हैं। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस। कंजर्वेशन डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जस्ट कोलिजन के पहले और जस्ट कोलिजन के बाद की कहानी होती है। एक्चुअली कंजर्वेशन डिपेंड नहीं करता है, लेकिन लीनियर मोमेंटम डिपेंड करता है। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और इस पर बड़े सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इजी, जो सभी लोग मूर्ख टाइप के लोग हों वो भी और काबिल लोग हों वो भी सभी कर सकते हैं। तो हम लोग जो है ज़रा इसके क्वेश्चंस के बारे में आते हैं पहले। अब एक चीज़ ज़रा और देख लो, कोई रिलेशन आपको दिया गया है, a इज इक्वल टू b टू पावर b, c टू पावर c, d टू पावर d। जनरलाइज करने का तरीका हम बता ही चुके हैं, जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बताया था। तो a1 अपान a2 ये क्या हो जाएगा? b1 अपान b2 टू पावर, ये क्या हो जाएगा? c1 अपान c2 टू पावर, और ये क्या हो जाता है? d2 अपान d1 टू पावर। ये सब 1 2 1 2 1 2, ये 2 1 हो जाता है। जैसे अब क्वेश्चन आ गया a2 टाइम्स b2 टाइम्स हो गया, c3 टाइम्स हो गया,
डी हाफ हो गया, ए क्या, इस तरह का क्वेश्चन आता है। लेकिन इसी मान लो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, हम उसको लेके बाकी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जैसे बी की बात करा तो बाकी से कोई मतलब नहीं, सी की बात करा बाकी से कोई मतलब नहीं। इसी परसेंटेज की बात आते हैं, तो परसेंटेज बनाने के लिए ए को लिखेंगे हम क्या, ए पी, ये पावर बाहर आ जाएगी तो हो जाएगा बी इंटू बी पी, पावर बाहर आ जाएगी सी इंटू, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस डी इंटू, एक्चुअली इसके हम लोग कहते हैं एक्चुअल, और जब इसी को हम मैक्सिमम कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू सी इंटू, और माइनस की जगह मैक्सिमम परसेंटेज, ज़्यादा से ज़्यादा एरर कितना कर सकते हैं, तो ये माइनस का प्लस कर लेते हैं। अब ये है क्या, ये है एपी को कहेंगे परसेंटेज चेंज इन ए। अब ए एनी फिजिकल क्वांटिटी में भी मास, लेंथ, फोर्स, समथिंग कुछ भी हो सकता है। बीपी परसेंटेज चेंज इन, सीपी परसेंटेज चेंज इन, और डीपी परसेंटेज चेंज इन क्या कहोगे। अच्छा, अब यहां भी वही कहानी है, जब कोई एक फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे हम उसको ले लेंगे, बाकी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक, एक कोई ले लेंगे। अब एक जरा एक फॉर्मूला पे हम लोग आ जाते हैं, जरा इसको देख लो। T इज इक्वल टू, अब इसे हमें परसेंटेज बनाना है, क्या करोगे, 2 पाई L टू पावर 1/2 G टू पावर, बनाइए परसेंटेज में। TP ये कांस्टेंट है, ये नहीं चेंज होता है, ये क्या हो जाएगा, हाफ, ये क्या हो जाएगा, जब यही आप एक्चुअल कहेंगे तो, लेकिन जब यही मैक्सिमम कह लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए। जब मैक्सिमम हम यही कहेंगे तो हो जाएगा हाफ LP और प्लस LP क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, GP क्या हुआ, परसेंटेज चेंज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, TP क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। चलिए इसको बता दीजिए, F इज इक्वल टू mv²/r, ये क्या हो जाएगा, FP इज इक्वल टू MP प्लस माइनस, पावर बस बाहर आ जाती, इतने होता है। मैक्सिमम का होगा तो ही माइनस का क्या हो जाएगा। ऐसे इस पर भी कोई क्वेश्चन मिलते हैं आपको, Gm/r², इसको बना लीजिए तो Gp इज इक्वल टू, बोलिए क्या हो जाएगा, MP -2, या मैक्सिमम की बात करेंगे तो MP प्लस। अच्छा, अब यहाँ जब एक वर्ड लिया जाए, कोई एक टर्म ले लिया जाएगा तो वहाँ एक चीज़ लिखा जाएगी, इंक्रीजेज डिक्रीजेज लिखा जाता है। जैसे क्वेश्चन में आ गया कि मास जो है 2% इंक्रीज कर दिया गया, जी में कितना परसेंट चेंज आया, तो वहाँ वर्ड यूज किया जाएगा इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, ये वर्ड यूज किया जाता है। तो ये हम कैसे पता करते हैं, इधर देख लो, यहाँ देख लिया करेंगे, ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज कर रहा है तो ये भी क्या करेगा, और ये यूनिवर्सली हो गया तो ये इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज करेगा तो ये। ठीक, तो इस पर हम लोग क्वेश्चंस जो है पहले निपटा लेते हैं तो आगे चलते हैं। बहुत इजी टॉपिक है पूरा, ये सभी लोग इसको कर सकते हो। देखिए, अपने हिसाब से टॉपिक को हमने कहा, बार बार कहा है, जहाँ तुम्हें इजी टॉपिक्स लग रहे हैं या टॉपिक इजी है, क्वेश्चंस कुछ इजी लग रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप छांट लो, उतने कर डालो। ज़रूरी नहीं कि आप पूरा करिए और कुछ न कर पाइए। किसी चैप्टर का आपको टफ लग रहा है, लेकिन मान लीजिए 70 क्वेश्चन है और आपको 30 क्वेश्चन आसान लगे, आप 30 छांट लीजिए और उनको खूब प्रैक्टिस कर डालिए, वो आपको भला करा देंगे। पेपर जो आ रहे हैं बहुत इजी पेपर आ रहे हैं, किसी चैप्टर से आप, इसीलिए अब एक इम्पॉर्टेंट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो ऑनलाइन केवल रहेगी, उसमें हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम
कराएंगे, एनसीईआरटी के और नॉन एनसीईआरटी के दोनों टॉपिक के हर चैप्टर वाइज 15-20, ज़्यादा नहीं, कि उसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस मिल जाए। देखिए एक्चुअली होता क्या है, टीचर हम लोग जो पढ़ाते हैं, हम लोग सोच क्या होती है, हम हर चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन करवा लें तो 45 में ये मान चलो कि 40 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। लेकिन हर चैप्टर में 100 ऊपर जाते हैं, इसलिए जाते हैं जो 5 क्वेश्चन हैं उनको न छूटने पाएँ, उन 5 क्वेश्चन को छोड़ने के चक्कर के न छूटने पाएँ, इसलिए हम लोग क्वेश्चन की संख्या बढ़ा लेते हैं। अदरवाइज आप 20-30 क्वेश्चन यदि हर चैप्टर से आपको ढंग आ रहा है, अच्छी तरीके से आप कर लेते हो, तो आप 45 में 40 क्वेश्चन निकाल लोगे और फॉर्मूले आपको याद हो। लेकिन होता क्या है, इसका रिवर्स ही होता है, किसी चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है और फार्मूला तो खैर याद करने का कोई मतलब ही नहीं है। जिसको फार्मूला याद होगा फिजिक्स का 100% मान के चलो, फिजिक्स में वो 170 और 180 के बीच फ्लैक्चुएट करता है। इसमें कुछ लोग पुराने बैठे होंगे, बिफोर लास्ट ईयर एक लड़का था, तो उसको सारे फॉर्मूले लगभग जब रिवीजन क्लास चला रहे थे तो वो लगभग सुना देता था। लेकिन उस साल उसका नहीं हुआ, तो फिजिक्स की वजह से नहीं हुआ था, और सब्जेक्ट नाम नहीं लेंगे, उसकी वजह से नहीं हुआ था। फिजिक्स में अच्छा स्कोर किया था, फिर नेक्स्ट ईयर वो पूरा स्कोर कर गया, 175 मार्क्स आए, तो फिजिक्स से ही ने सिलेक्शन करा दिया। तो हम उसी समय कहे थे कि इनके नंबर इतने आएंगे लगभग, तो आए। तो यदि आपको फार्मूला याद है, आप रोज़ क्या करो, रोज़ डेली, अभी से, ये ना सोचो एग्ज़ाम के समय में याद करेंगे, अभी से आप रोज़ एक चैप्टर बना लो और उसके फार्मूले रटना शुरू कर दो। और आज रटे हो तो ये नहीं कि अब नहीं, फिर 4-6 दिन के बाद फिर पीछे वाला रटो, बस याद हो जाएगा आपको। और इससे भी ना याद होता हो तो लिखिए उसको, ठीक, लिख के याद करिए। एक फार्मूले का आप 5 बार लिखिए, देखिए कैसे नहीं याद होगा। लेकिन याद करते समय माइंड आपका कंसंट्रेट हो, ऐसा ना हो कि तन से हो और मन से ना हो, तो आप 20 नहीं 1000 बार लिखो, नहीं समझ में आएगा। आप आज जाके लिख के देखिएगा, हम जो कह रहे हैं गलत हो तो बताइएगा। लेकिन एकदम कंसंट्रेट होकर, और जिसको कोई चीज़ समझ में ना आवे, देखिए ये तो मालूम है कि सबको सब चीज़ समझ में नहीं आता है। क्लास में यदि 60-70 लोग हों तो मांग चलो उसमें से 20-15-20 लोग होते हैं पूरा कैच करते हैं, कुछ लोग बस मीडियम में रहते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं कैच करते हैं, और वो लोग ना बोलेंगे ना समझेंगे, आएंगे और चले जाएंगे। तो आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो मैं यहाँ बैठा रहता हूँ 4-5 बजे तक, आप लेकर आइए चीज़ों को। जब एक क्वेश्चन लेकर आओगे तब समझ में आएगा कि कहाँ पे हो। अब हम लोग प्रॉब्लम क्या है, बंधे हुए हैं। पहले हम लोग पढ़ाते थे तो 2 क्वेश्चन देते थे, इसके बाद एक क्वेश्चन क्लास में दे देते थे, चेक कर लेते थे, आइडिया लग जाता था। या जब सबसे वीक स्टूडेंट होता उससे क्रॉस क्वेश्चन कर लेते थे। अब हम लोग बिल्कुल बाउंड हैं, इधर से उधर कहीं जा नहीं सकते हैं, तो क्लास का आइडिया नहीं लग पाता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप कैच कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई चीज़ नहीं समझ में आता तो आप पूछ लीजिए, आके डिस्कस करिए कि ये चीज़ हमें नहीं समझ में आया, तो हम लोग और थोड़ा डेप्थ ले लेंगे उस चीज़ का। 2-2-4 होता समझ में आए कैसे नहीं, आप कोशिश तो करिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन है फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ मोमेंटम इंक्रीजेज 4%। परसेंटेज क्वेश्चन 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो ये फार्मूला है, अभी आगे कराएंगे लेकिन पहले समझ लो परसेंटेज का क्या फार्मूला में बताया, फाइनल वैल्यू डिफरेंस अपॉन इनटू, इससे आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। अभी जो हमने बताया था उससे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि 5% से कम है तो एग्जैक्ट आएगा,
लेकिन 5% से ज़्यादा वेरिएशन एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो कैलकुलस बेस्ड बनाया गया है, फार्मूला बनाए हैं, और कैलकुलस 5% तक ही काम करती है, उसके वेरिएशन से ज़्यादा काम वो नहीं करती है। तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि इंक्रीज कर रहा है तो 2-1% बढ़ा के निशान लगा दो, डिक्रीज कर रहा है 2-1% घटा के निशान लगा दो, और जिसको नहीं है कि नहीं हमको एग्जैक्ट निकालना है तो उसके लिए ये तरीका है। ठीक, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी डिफरेंस में रहते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, ठीक, फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, मोमेंटम इंक्रीजेज 4%। चलो फॉर्मूले पे आ जाओ, बोलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, वही बताया हमने। तो E प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, परसेंटेज बना दो तो EP इज इक्वल टू क्या हुआ। अब बताइए हमारे रूल से आंसर क्या आना चाहिए, तो कौन सा, अब ये बताओ इंक्रीज करेगा डिक्रीज, ये इंक्रीज करा तो ये भी क्या करेगा, तो लिखेंगे 8%, क्या लगाएंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब सेकंड बी पे आ जाओ, बी कह रहे हैं 10% इंक्रीजेज, तो बताओ हमारे रूल से क्या आ गया, 2 इंटू, तो 2 इंटू, तो क्या आंसर आया, लेकिन अब 5 से ज़्यादा है और इंक्रीज कर रहा है तो 1-8% इंक्रीज वाले लग, जितने ज़्यादा चेंज होगा उतने थोड़ा बढ़ा दिया करो। अब बताओ यहाँ पर कौन सा, 20 तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा, लेकिन दोनों है डिक्रीजेज और, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे बोलो, चलो अब आ जाओ सी पे, इंक्रीजेज 20%। अब 20% बताइए, 2PP हमारे अकॉर्डिंग कितना आया बताओ, 40 आया। 40 से बढ़ के बता दो कौन ऑप्शन इसमें है, 44, तो ये आ जाएगा 40, और ये भी क्या करेगा, चलिए और डी में आओ, तो डी में क्या कह रहे हैं, डिक्रीजेज। अब बताइए हमारे रूल से क्या हुआ, 2PP, 2 इंटू 10 कितना आया, अब 1-8% डिक्रीज कर पे निशान लगा दो, तो कौन सा हो जाएगा। और ये बताओ ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बोलिए, डिक्रीज कर रहा है, तो वो क्या करेगा, नहीं डिक्रीजे करेगा, 18% क्या करेगा, डी हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। और अब की IIT में आया था, उसमें ये क्वेश्चन था, इसी के बाद मतलब नहीं लिखे हम, कि मोमेंटम इंक्रीजेज 50% था, तो 50 का 2 गुना कितना हुआ, 50 नहीं था, 100 था, 100% था, तो 100 को करोगे तो कितना आंसर आएगा, 200, तो 200 थोड़ा ज़्यादा, 225% आंसर। क्लियर हो गया। अब अभी तक क्वेश्चंस पर 50 तक आए थे, जबकि उन्होंने 100% कर दिया है, तो हो जाएगा ना वो, उतार डालिए इसको। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये बहुत आया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकेंड देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज 300%, फाइंड परसेंटेज इन मोमेंटम। अब इसको हम परसेंटेज वाले रूल से बता दे रहे हैं आपको, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका होता है P²/, अब इसमें कह क्या रहे हैं, इसमें एनर्जी दी गई है, मोमेंटम पूछा जा रहा है, और अभी तक क्या था, अभी तक क्या मोमेंटम दिया था, एनर्जी पूछी जा रही थी। तो जो पूछा जा रहा है उसको लेफ्ट साइड लाया करो, और उसके ऊपर कोई पावर नहीं होनी चाहिए। तो हम ऐसे लिखेंगे, जैसे ये एक्चुअली ये हो गया, E प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, तो हम P इधर ले आएंगे, तो P² प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, तो P प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ,
क्लियर हो गया? जो निकालना है वो लेफ्ट रखो, उसमें पावर नहीं होनी चाहिए, और बाकी आइटम सारे राइट साइड रखो। अब यहाँ पर मास के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, उसको छोड़ देते हैं। जो कह रहे हैं सिर्फ उसी को लेंगे। परसेंटेज क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा ध्यान दिया रहो, इनिशियल अमाउंट 100 मान लिया करो। क्लियर हो गया? कहीं परसेंट निकालना हो तो इनिशियल अमाउंट क्या मानो। अब जैसे मान लो कि ये दिया गया, कोई क्वांटिटी ये दी गई है, इनिशियल हमने 100 माना, अब क्वेश्चन आता है 10% इंक्रीज कर गया, तो 10% इंक्रीज करेगा तो 100 का 10% करोगे तो कितना आएगा बताओ? 110 ही तो आएगा। तुम्हारे पास 100 रुपया है, हमने कहा 10% और ले लो तो 110 हो गया। 20% इंक्रीज कर जाए तो 120 हो जाएगा। 30 इंक्रीज करेगा तो 100 इंक्रीज करा तो 200, 200 इंक्रीज किया तो 300, और 300% इंक्रीज किया तो 400। ऐसे ही 10% डिक्रीज किया तो 90, 20 डिक्रीज किया तो 80। बस निकाल लिया करो। अब जैसे इनिशियल 100 हो गया, अब फाइनल कह रहे हैं 300% इंक्रीज कर गया, तो 100 तो हमारे पास है ही, और 300 और हो गया, तो मिलके कितना आ गया। हमेशा परसेंटेज की बात करें तो ऐसे कर लिया करो, ठीक। अब आ जाओ फार्मूले पे। तो फार्मूला हमारा क्या कहता है, P1/P2 क्या हो जाएगा बोलिए, E1/E2 टू पावर, E1 की वैल्यू क्या है, E2 की वैल्यू क्या है, पावर क्या हो गई, ये क्या आया, तो P2 इज इक्वल टू परसेंटेज पे आ जाइए। परसेंटेज बताओ क्या बताया, तो फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू अपान इनिशियल वैल्यू इनटू, अब यहाँ देखिए P2 हमारा कितना है 2P1, P1 P1 इंटू 2P1 में से एक P1 निकल गया, कितना बचा, तो P1/P1 इंटू, तो आंसर क्या आ जाएगा, क्लियर हो गया, बोलो ओके। तो काफ़ी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट है। ये सब हम लोग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो बताया था उसमें यूट्यूब पड़ा हुआ है, वो सब वहाँ पर बताए हुए हैं कितनी टाइप प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे किया जाता है। क्वेश्चन है, क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर बीइंग हिट द चेंज इन मोमेंटम। तो बताइए चेंज इन मोमेंटम क्या हमने बताया था, फाइनल माइनस, तो m बाहर कर लो, b फाइनल माइनस b, मास आपको गिवन है 150 ग्राम, ग्राम को कर लिया किस में, किलोग्राम में। अब फाइनल बताइए क्या दिया गया आपको, माइनस हम ओपन कर ले 3i माइनस 4j हो जाएगा, फिर माइनस ये वाला माइनस काम करेगा बोलो, तो ये फिर हो जाएगा -3i और -4। ये स्टेप समझ में आया, हमने ये माइनस की वजह से ये ओपन कर दिया, और ये जो माइनस हुआ है वो इसकी वजह से हो गया, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। अब बताइए ये आपका हो जाए कितना 1.5 10 टू पावर -1 -3i और -3i 6i -8j, ठीक। अब देख लो किस फॉर्म में आंसर दे रहे हैं, इसी में है, बोलो, मतलब ये आ जाए 0.15। माड वगैरह लेंगे तो माड लेंगे, अदरवाइज ये आंसर हो जाएगी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अच्छा एक और है इसी में, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ट्रांसफर ड्यूरिंग द हिट, तो मोमेंटम ट्रांसफर सी का क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे, और मॉड ले लोगे, जैसे ये वाला आंसर आया आपका, तो 0.81
इसको आई कर लेना, तो 0.81 और ये हो जाएगा 1.44, दोनों क्या कर लो, ऐड कर लो, हो जाएगा। बोलो। ये क्वेश्चन देखिए, पता नहीं क्या इसमें खास बात है, बहुत आया, अब की भी आया हुआ है ये। अब IIT में दे देते हैं, पता नहीं क्या इसमें दिख रहा है। क्वेश्चन 5 है, 2 masses of 1 gram 4 gram are moving with equal kinetic energies. The ratio of the magnitude of their linear momentum is। अब बताइए, मास दिए गए हैं और काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रेशियो पूछ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, बताओ तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे। ठीक, फिजिक्स में जो कांस्टेंट कहा जाए उसका फार्मूले में आना जरूरी है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है इसलिए ये लगा दिए। अब इसी में कह देते कि नहीं वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो काइनेटिक हाफ mv² लगा लेते, तब वो हम यूज करते, एनर्जी की रेशियो पूछ लेता। अब यहाँ एनर्जी कांस्टेंट है तो ये बताइए p² प्रोपोर्शनल टू क्या आया। अब निकालना क्या है आपको बताइए, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो निकालना है उसके कोई पावर, तो P प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट तो 1 रेशियो कितना आया, ठीक। 5A देखिए, बॉडी ऑफ मास 3.15 kg मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद स्पीड 5 दिया, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, तो P इज इक्वल टू क्या हुआ, सीधा सीधा क्या mv। अभी इतना क्वेश्चन है इस पे, अच्छा कुछ है कहानी है, चलो मल्टीप्लाई करो, 15 6 25 30 नहीं 15 2 17 1 2 3 ठीक। अब ऑप्शन पे आ जाइए, 17.565 70। अब देखो यहाँ कहीं भी कुछ कहा नहीं है, लेकिन अब इस ऑप्शन से हमें समझ में आ जाता है कुछ कहीं कहना चाह रहा है। अब देखिए पहला आंसर आया, खर्च से लगाओगे और कहोगे बहुत अच्छा करके आए थे, नकल ना हुई तो मान लिए होते आपकी, तो यही से गड़बड़ी होती है। अब यहाँ क्या कहना चाह रहा है बताओ, क्या पूछना चाह रहा है जो नहीं कह रहा है। सिग्निफिकेंट की कहानी, क्योंकि देखो सब में चेंजेस डिजिट के लास्ट के हो रहे हैं, इसका मतलब हमें किस में आंसर देना है, अब सिग्निफिकेंट पे आ जाओ। ये पता कैसे चला, हमें पता इस तरह चल रहा है कि डिजिट देखिए ये सब की सेम है, लास्ट की डिजिट चेंज हो रही हैं, इसलिए समझ में आ गया कि ये सिग्निफिकेंट की कहानी है। और सिग्निफिकेंट में हमने क्या बताया है, मल्टीप्लाई में क्या रूल होता है, मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या बताया था कि मिनिमम नंबर आफ्टर डेसिमल प्लेस, याद आया। अब बताइए कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं मास में, बताइए। अबे 4 हैं और इसमें 3 है, तो आंसर कहाँ तक रखोगे, 3, बाकी क्या करोगे, राउंड करो। 3 में 2 तो हो ही गए, यहाँ तक रखना, इसको राउंड करोगे तो ये इवन नंबर है, बोलो इवन नंबर कोई इफेक्ट। अब ये 6 को राउंड करोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 7 चलिए अब हम लोग यहाँ कोलिजन पे आ जाते हैं। ये आपके परफेक्टली इलास्टिक
3 टाइप्स कोलिजन आप पढ़ेंगे। इसमें ई की वैल्यू 1, 0, ठीक। ई जो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहलाता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। और ई जो होता है चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन और चेंज इन वेलोसिटी बिफोर, मतलब रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन और रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन का रेशियो होता है। ये आगे हम बताएंगे, अभी बस इतना समझ लो। अब पहले हम इनके बारे में आते हैं, परफेक्टली इलास्टिक और इनलास्टिक होते क्या है। ठीक, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होते हैं जहां पर काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस ना होता हो। देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दिस टाइप कोलिजन is called perfectly elastic, and if there is loss of kinetic energy then this type collision is called inelastic। दो बातें हो गई। हम केवल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल की बात, क्योंकि पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है। इनइलास्टिक कोलिजन हुआ जैसा भी हुआ, वहाँ पर हम पोटेंशियल की बात नहीं करें, पोटेंशियल सेम रहती, काइनेटिक एनर्जी बदलती, उसी को लॉस होता है। तो कोलिजन की पहचान क्या हो गई? जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस ना होता हो, दैट टाइप कोलिजन इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। जैसे कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, क्या होता है? जैसे ये कंडक्टर हुआ, ये सारे बहुत इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, बड़ी तेजी से इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, नज़दीक टच नहीं करते हैं। जैसे नज़दीक आएंगे रिपल्सन से दूर भागेंगे, फिर इधर गया, फिर भागेगा, फिर भागेगा, ऐसे ही भागता रहता है, टच नहीं करता है। जैसे नज़दीक आए रिपेल करेगा, दूर भागेगा, जिगजैग ऐसे मूव करेगा। या रदरफोर्ड में अल्फा पार्टिकल का याद करो, इधर गया, लौट गया, इधर गया, चला गया, इधर आया, लौट आया, टच नहीं करता है। तो इस टाइप के कोलिजन किस में आते हैं? परफेक्टली इलास्टिक में आते हैं। कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर एंड स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब आते हैं इनइलास्टिक में। इनइलास्टिक में जब दो बॉडी का कोलिजन होता है, दोनों कोलैप्स कर जाती हैं, चिपक जाती हैं, उनको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। दोनों कोलैप्स कर जाए, जैसे बुलेट जा रही है, कोई ब्लॉक लटका हुआ है, उसी में अंदर पेनिट्रेट कर जाए, बाहर ना निकले, या दो बॉडी कोलिजन हुआ, चिपक गई, ये परफेक्टली क्या कहलाता है? इनइलास्टिक। तो दोनों